ओके, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो है लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट टॉपिक रिवीजन टूर ऑफ 9th क्लास वाला पूरा किया था। तो उसके आगे से उसी टॉपिक पे बेस्ड कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इम्प्लीमेंट प्रोग्राम एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक कौन सी है जिसमें ऑर्गेनाइज कलेक्शन है इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप प्रोग्राम में ले रहे हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो ऑब्जेक्ट बनते ही नहीं है, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब फंक्शन प्रोग्रामिंग है, उसमें आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेन यहाँ पे सबसे पहला आंसर आपका जो सही है वो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को, जो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज रूप से कलेक्शन किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट वाली क्लास में था, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइड द सिंपल इंटरफेस। यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कौन सी है जो प्रॉपर्टीज को, यानी क्लास की प्रॉपर्टीज को हाइड कर देती है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस ये है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चैट बॉक्स में जल्दी से अपना 2 का ABCD कौन सा सही है ये जल्दी से टाइप करें। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर 2 का C आंसर आप लोगों ने दिया है। तो 2 का C का मतलब एब्स्ट्रैक्शन। बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ही थी बच्चों कि इट इज अ एक्ट टू रिप्रेजेंट ओनली एसेंशियल फीचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो ये छुपाने का काम करता है। और इसमें कौन से स्टेटमेंट यूज होते होंगे डेटा को छुपाने के लिए, तो उसमें आप एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं जिससे डेटा छुपाया जाता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्ट लगा के। तो प्राइवेट लगाएंगे तो ये छुप जाएगा। जल्दी से मैं दिखाई दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following operator is used to access individual members of an object। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी फंक्शन वगैरह या कोई भी वेरिएबल्स वगैरह आपको एक्सेस करना है, तो वो इनमें से कौन सा ऑपरेटर है ये आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD में से। मैं तुरंत देख लेता हूँ क्या आंसर आए हैं। ओके, व्याख्या ने A दिया है, उज्जवल ने A दिया है, मैक्सिमम सारे बच्चों ने A दिया है। तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के वेरिएबल्स और उनके फंक्शंस को जब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगाकर एक्सेस करते हैं। जैसे कि क्लास का फंक्शन का नाम वर्ड इनपुट है, तो हम obj नाम का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बच्चों, तो obj ऑब्जेक्ट में obj डॉट इनपुट फंक्शन लिखेंगे, देन आपका वो इनपुट फंक्शन एक्सेस किया जा सकता है। तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा A, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ डॉट ऑपरेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉडिफायर इज यूज्ड इन अ क्लास। इनमें से कौन से मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे आपने पढ़ा था, तो इसमें से कौन से एक्सेस स्पेसिफायर क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं, या कौन से मॉडिफायर क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो पब्लिक, डिफॉल्ट या बोथ A एंड B या आपका D। ओके, मैं आंसर चेक कर लेता हूं। कुछ बच्चों ने C लिखा है, अच्छा कुछ बच्चों, क्या सारे बच्चों ने C लिखा है, श्वेता ने भी C लिखा है, स्वप्निल ने भी, तुषार ने भी C लिखा है। तो बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डेटा देखा था कि कोई 2 एक्सेस स्पेसिफायर बताइए जो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो डिफॉल्ट और आपका पब्लिक बताया गया था उसमें। तो यहाँ पर डिफॉल्ट पब्लिक दोनों यहाँ पे दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया C। A और B दोनों सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास नेम, इनमें से कौन सा वैलिड क्लास नेम है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। ए में आपका सिंपल इंटरेस्ट लिखा है विद स्पेस है, बी में सिंपल इंटरेस्ट लिखा है कोई स्पेस नहीं है, और सी में 1 सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, और डी में आपका सिंपल एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो आंसर हो जाएंगे आपके बी बी बी। तो बी ही आंसर सबने दिया है, देखते हैं। ओके, बिल्कुल सही बच्चों, आप लोगों ने पहचाना, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और रीजन क्या है मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है हमारी क्लास में। ये वाला गलत है इसलिए क्योंकि इसमें एक स्पेस दे दिया गया है, और ये वाला तो सही मैंने बता ही दिया। ये वाला गलत इसलिए है क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और ये वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसमें एक स्पेशल सिंबल एट द रेट ऑफ का साइन यूज कर दिया गया है, जबकि आपका जावा में अंडरस्कोर या डॉलर साइन दो ही आपके स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर बी हो गया सही। अब आपका यहाँ पे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज वैलिड ऑब्जेक्ट नेम, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट का नाम आपका वैलिड ऑब्जेक्ट नेम में माना जाएगा? एक बार चेक कर लीजिए और देख के बताइए। यहाँ पे भी बच्चों आपका आइडेंटिफायर्स का रूल लग रहा है, जैसे ये आपने क्लास का नाम डिसाइड करने के लिए जो रूल लगाए होंगे, तो क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और फंक्शन का नाम, ये 4 नाम है जो आइडेंटिफायर रूल्स के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम में डिसाइड करते हैं, यानी यूजर खुद डिसाइड करता है। आंसर आपके मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, ऐसे आंसर ना लिखिए 6 का ए 6 का बी, इस तरीके से दीजिए। तो यहाँ पर ए दिया है आप लोगों ने, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है, ये ए सही होना चाहिए क्योंकि इसमें obj1 दिया गया है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे देखें ये 1 से स्टार्ट हो गया, तो वेरिएबल का नाम या किसी भी नाम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे obj और 1 के बीच में स्पेस दे दिया गया, इसलिए ये गलत है, और ये भी गलत हो गया डिजिट के कारण। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दिया गया, इसलिए गलत है। तो आपका पहला आंसर ए सही है इसका, ठीक है। आज तो लगता है बहुत अच्छा सारे बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सॉरी जल्दी से दिख गया, लेकिन खैर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फ्लोट लिटरल्स, यानी फ्लोट लिटरल में कौन सा वैलिड है? तो 12.36 F लिखा है, 12.36 F अपर केस में लिखा है, यहाँ पे लोअर केस हो गया, और ये 12.36 लिखा है, और ये आपका बोथ A एंड B। कौन सा सही रहेगा? ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूं मैं। 7 का, हाँ 7 का D लिखा है आपने, 7 का D। ओके, मैक्सिमम बच्चों ने 7 का D लिखा है। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। 12.36 F लिखा, ये भी सही है। 12.36 F लिखा अपर केस में, ये भी सही है। और 12.36 लिखा, तो ये भी तो सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। और यहाँ पर बोथ A एंड B, ये भी सही है, क्योंकि A भी तो मैं सही बता ही चुका हूँ। अब यानी यहाँ पे सिर्फ बचा क्या है कि ये आंसर है, लेकिन ये गलत क्यों है? ये गलत बच्चों इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू को डबल में लिया जाता है, माना जाता है, या कंप्यूटर का कंपाइलर डबल में पॉइंट वाली वैल्यू को मानता है जावा में। और यहाँ पे बच्चों देखो ये फ्लोट लिखा है, तो अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट को अगर फिक्स वैल्यू कभी भी आप लिखोगे फ्लोट की किसी भी प्रोग्राम में, तो आपको ये सफिक्स का यूज करना पड़ेगा। ये स्मॉल f है और कैपिटल F है। बिना सफिक्स के यूज के अगर आप यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू लिख देते हो तो वो डबल मानी जाएगी, और यहाँ पर फ्लोट माना है या फ्लोट कहा गया, फ्लोट लिटरल के बारे में बताना था, इसलिए आपके ये दोनों सही हैं, और इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाता है, और ये आपका गलत हो गया। और यहीं पे अगर डबल टाइप का कहा गया होता तो ये भी सही हो जाता है, और फिर यहाँ पे डी लगाना पड़ता है, ये दोनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफ लगाया, एफ का मतलब फ्लोट है, डी का मतलब डबल होता है। तो डी आंसर है जिसमें ए और बी सही है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑक्टल इंटीजर लिटरल, इनमें से ऑक्टल कौन सा है ये आपको पहचानना है।
पहचानिए पहचानिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहिए सारे बच्चे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अनुष्का ने डी लिखा है। बच्चों ऐसा बिल्कुल ना कीजिए कि किसी एक बच्चे ने कोई आंसर लिख दिया फिर वही सारे लोग उतारना शुरू कर दिए। हाँ, तो ऐसा ना कीजिए, है ना। लेकिन खैर अगर सही है तो आंसर तो सेम होंगे ही, वो उसको मैं समझ रहा हूँ। अब मैं पहले इसकी थ्योरी बताता हूँ। देखिए बच्चों, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम के हिसाब से आपका पहला आपका बाइनरी नंबर है, बाइनरी, जिसमें डिजिट 0 और 1 होती है। दूसरा आपका जो है ऑक्टल है, ऑक्टल 0 से 7 डिजिट, इन 0 से 7 के बीच की डिजिट से मिलकर बना हुआ नंबर ऑक्टल कहलाता है। और तीसरा है आपका डेसिमल। कंप्यूटर इन्हीं नंबरों को मानता है बच्चों। ये 0 से मिलकर 9 तक डिजिट से मिलकर बनते हैं। और चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल आपका यहाँ पर पहले 0 to 9 डिजिट होती हैं और फिर 9 के बाद 10 आता है ना, तो 10 को यह 10 नहीं लिखा जाता, A, 11 को B, 12 को C और फिर D और E और F तक ही जाता है, इसके आगे ना ले जाइएगा F, G, H, I, J, K। तो ये 10 को हम लोग यहाँ पर A मान रहे हैं और F का मतलब यहाँ पर ये 15 है, यानी 0 से 15 तक जाता है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर टोटल 16 होते हैं, 0 से 9 और फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ABCDEF। अब इसके हिसाब से ये हमें देखना था। तो यहाँ पे ऑक्टल पूछ दिया गया, तो ऑक्टल तो 0 से 7 के बीच की डिजिट से मिलकर बना होना चाहिए। यहाँ पे 8 आ गया है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे 0 से 7 तो 675 आया, तो ये सही हो सकता है। और ये 0657 ये आया, तो ये भी सही हो सकता है। और आपका यहाँ पर 0x, तो ये XX तो आना ही नहीं चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी दे दिया गया है, तो ये तो इलीगल ही हो जाएगा। तो अब इसका आंसर आप देख लीजिए, आपने जो दिए हैं, आपने स्पेशली मैंने देखा बच्चों ने डी दिया है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर क्या बताता है। कंप्यूटर यहाँ पे सी बता रहा है। सी क्यों बताया गया, क्योंकि ये भी तो सही है, 0 से 7 के बीच में होना चाहिए, तो इसमें है। सी इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजिट इसमें आ गए, मतलब ये भी सही है आपका, लेकिन सी को इसलिए मान लिया गया क्योंकि इसमें मोस्ट 0 भी आ गया और आगे की भी डिजिट वही रखी गई, इसलिए ज्यादातर डिजिट इसमें ऑक्टल की मिल रही, इसलिए इसको सही मान लिया गया है। तो ये आपका वही जल्दीबाजी ना कीजिए कि सारे बच्चे वही दे रहे हैं तो हम भी दे दें, इस वजह से ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, which among the following is valid method of initialization। तो यहाँ पे 4 मेथड दिए गए हैं बूलियन वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, ABCD। तो यहाँ पर आप लोग अपना आंसर टाइप करते रहिए बच्चों। यहाँ पर A में F इक्वल टू ट्रू लिखा है, यहाँ पे B वाले में F इक्वल टू ट्रू लिखा है लेकिन T अपर केस कर दिया गया है, और यहाँ पे F इक्वल टू ट्रू लिखा है लेकिन ट्रू को सिंगल कोट्स में कर दिया गया, और यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो जो भी सही हो वो आंसर दीजिए। 9 का A लिखा है आप लोगों ने, हाँ बहुत सारे बच्चों ने दिया है 9 का A, दिव्यांशी 9 का D दिया है आपने, और 9 का A ही दिया है मैक्सिमम, A B दोनों दे दिया है। ओके, मृत्युंजय ने A B दोनों दिया है, तो ठीक है। आप देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि आपका बूलियन वैल्यू में, बूलियन वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स कंप्यूटर मानता है, बूलियन वैल्यू को ट्रू या फॉल्स मानता है। तो ट्रू फॉल्स में बच्चों ये कीवर्ड हैं, ये आपके क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, तो ट्रू फॉल्स स्मॉल में होना चाहिए। तो आपका स्मॉल में यहाँ पे ट्रू है, ट्रू रख दिया गया, तो फॉल्स को भूल जाइए, तो ट्रू यहाँ पे स्मॉल में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रू को क्या कर दिया गया, सिंगल कोट्स लगा दिया गया, तो ये तो कीवर्ड है, कीवर्ड को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये तो गलत ही है बिल्कुल। तो ये आपका सिंगल कोट्स लगा दिया इसलिए गलत है, और यहाँ पे क्योंकि कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं तो टी अपर केस कर दिया इसलिए ये गलत है। नन ऑफ दिस में कुछ है ही नहीं, तो यही वाला ए वाला आपका इसका आंसर सही है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पंक्चुएटर, यानी पंक्चुएशन मार्क्स कौन सा नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, या कॉमा नहीं है, या कोलन साइन नहीं है, या डॉट नहीं है। ओके, सी आप लोगों ने लिखा है, आयुष ने बी भी लिख दिया है, और सुभी ने डी लिखा है। ओके, सी डी बी इस तरीके से लिखा है। चलिए देख लिया जाए। देखिए बच्चों, पंक्चुएटर मार्क्स में आपका सेमीकोलन आता है, सही है, ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा नहीं होगा। सेमीकोलन आता है, ठीक है, और आपका कॉमा है, ये भी ठीक है। हाँ, तो इसका बच्चों सही आंसर आपका यहाँ पर डी आ गया है। डी आपका स्पेशली किस लिए यूज किया जाता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए, और बाकी सेमीकोलन किसी भी लाइन को सेपरेट करने के लिए होता है, कॉमा दो वेरिएबल्स दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए होता है, और आपका कोलन साइन केस को सेपरेट करने के लिए होता है। तो यानी पंक्चुएटर और सेपरेटर साथ में दिया जाता है ना, किसी भी डेटा को देखोगे आपके जावा वाले थ्योरी में पंक्चुएटर और सेपरेटर साथ में दिया जाता है, तो ये सेपरेटर के रूप से यूज हो रहे हैं। तो सेमीकोलन और कॉमा और कोलन साइन, लेकिन डॉट आपका सेपरेट नहीं कर रहा होता है किसी चीज को। ये मेथड या डेटा मेंबर जो किसी क्लास के हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको आपका यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि ये पंक्चुएटर मार्क्स नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आपका डी हो गया बच्चों। यहाँ पर हाँ ठीक है, क्वेश्चन है अभी, मैंने सोचा शायद क्वेश्चन हो गए पूरे। अब विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। बच्चों इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्वेश्चन है कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और कैर, इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। ओके, सी, सारे बच्चे सी बता रहे हैं, तो सी ही होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल सही है। आपको मालूम है प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका इंटीजर में आपका कौन कौन से आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, 4 इंटीजर के ही हो गए। फिर आपका फ्लोट में फ्लोट और डबल 2 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। और उसके बाद आपका आता है कैर, तो कैर तो एक ही है इसमें। और फिर आता है आपका कैर के बाद आता है आपका बुलियन, तो बुलियन का भी ये एक हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतने ही होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट प्रिमिटिव है, फ्लोट प्रिमिटिव है, कैर प्रिमिटिव है, लेकिन स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव में रखा गया है, या कह सकते हैं ये एक क्लास है, तो ये ना ही प्रिमिटिव है ना ही नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन ज्यादातर लोग लिख देते हैं कि ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल, वरना ये एक क्लास है। तो इसका आंसर सी है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन शॉर्ट डेटा टाइप। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी जो शॉर्ट डेटा टाइप में स्टोर होती है। तो यहाँ पे 215 दिया गया है, 231 दिया है, -1 लिखी हुई है, और 200 आपका सॉरी 27 की पावर 1 दिया गया है, और आपका 263 की पावर -1 दिया गया है। तो इतनी सारी है, कौन सी सही रहेगी। मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पर ये MS वर्ड में टाइप होता है, तो ये रियल में ये क्या है, ये आपका 2 की पावर 15 -1 ऐसे है। ये 2 की पावर 31 -1 ये है, ये 2 की पावर 63 -1 ऐसे है, और ये आपका 2 की पावर 7 -1 ऐसे है। ये इसके रियल आंसर है, जिनमें से आपको एक चूज करना है। अब आप देखिए, ये 27 नहीं है,
ठीक है, आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो 12 का ए, बी, ओके, यशवेंद्र ने ए दिया है, व्याख्या सिंह जो है उनको पता नहीं है, और आपका उज्जवल ने 12 का सी दिया है। ओके, 12 का बी, ठीक है, बी सी ज्यादातर, और एक बच्चे ने ए दिया है, तो इसको देख लिया जाए। ये आपका 2 की पावर 15 माइनस 1 है, यानी कि आंसर आपका इसका ए है। तो यहाँ पे अगर इसको वर्डिंग में लिखें तो ये -32,678 ये इतनी वैल्यू से स्टार्ट होता है, और TO2 677 लगभग इतना रेंज के बीच में इसका नंबर रहता है। तो 2 की पावर 15 माइनस 1 है। एक बार मैं इसको कैलकुलेटर में भी करके देख लेता हूँ क्या निकलता है। कैल, ठीक, इसमें मैं बच्चों मैं यहाँ पर 2 की पावर 15 करके देखना चाहता हूँ, जो मैंने रेंज बताई है कि वो हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर कैसे होता है, इसमें ये एक्चुअली पाइथन का है सॉफ्टवेयर। इसमें आप जिसकी पावर करना चाहते हैं वो लिखिए, और फिर 2 स्टार के साइन लगा दीजिए, और फिर जितनी पावर करनी है वो लिख दीजिए, तो ये अपने आप कर देता है। तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि -1 अभी मैंने नहीं किया है, तो इसने दिखाया है 32,700 और 68 दिखाया है ना, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए तो 67 हो जाएगा आपका। तो ये आपकी इसकी रियल वैल्यू हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ये वाला आंसर सही है। ये 2 की पावर 15 मैंने लिखा था, मैं अभी अपडेट करके दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा था। ये तो चेक हो ही गया है। हाँ, ये 2 की पावर अभी अभी क्या आया था वो इससे मैच हो रहा था, 32,677। यस सर। हाँ, ये मैच हो गया है, सही है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इफ A इज अ टाइप int and B is type float, what will be the resultant data type? A plus B में से करेंगे अगर कैलकुलेट, और A इंटीजर है और B फ्लोट है, तो आपका रिजल्ट इंट में आएगा, फ्लोट में आएगा, डबल में आएगा या शॉर्ट में आएगा, इसको देखना। टाइप कीजिए बच्चों, बोलिए नहीं। तो यहाँ पे B आपने लिखा है फ्लोट, और मुझे भी लगता है पूरी तरीके से B ही सही है। ठीक है, अभी इसका आंसर में हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, B सही है। अब इसका आप ये इसको कहा जाता है डेटा टाइप हायरार्की, यानी जो दो अलग अलग डेटा टाइप आपस में कैलकुलेट होंगे तो हायर डेटा टाइप में रिजल्ट जाता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हायर प्रेसिडेंस आप याद कीजिएगा। तो कोई भी आपका डेटा टाइप कैलकुलेशन होगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे छोटा आपका बूलियन है, बाइट आ जाएगा, बाइट के बाद में कैर आ जाएगा, और कैर के बाद में आपका शॉर्ट आ जाएगा, और शॉर्ट के बाद में आपका इंट आ जाएगा, और इंट के बाद में आपका फ्लोट, और फ्लोट के बाद में लॉन्ग, और लॉन्ग के बाद में आपका डबल। सबसे बड़ा डबल हो गया। ये मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग छोटे से बड़े की ओर आपका रेंज दिखाई गई है। लेकिन मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करूंगा कि आपका जो है इंटीजर वैल्यू जो है ये कैरेक्टर से बड़ी होती है, कैर से बड़ी होती है, और आपका फ्लोट वैल्यू यानी पॉइंट वाली डेसिमल नंबर, चाहे वो फ्लोट हो चाहे डबल हो, ये आपका कैर और इंट दोनों से बड़े होते हैं, कैर और इंट दोनों से बड़े होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखेंगे कि फ्लोट डबल अगर आता है तो वो अगर आपका इंटीजर से मैच होता है, इंटीजर का कोई और टाइप बाइट शॉर्ट लॉन्ग, तो फ्लोट वाली वैल्यू हमेशा बड़ी मानी जाएगी बाइट शॉर्ट लॉन्ग से, और आपका अगर इंटीजर है तो वो बूलियन और कैर से बड़ा माना जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, फ्लोट हमेशा इंटीजर पार्ट से बड़ा रहेगा।
बाकी ये सीक्वेंस मेमोरी साइज के हिसाब से मैंने लिख दिया था। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैं जल्दी से खाली ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसके आंसर सामने लिखे हैं, तो कोई बताने का मतलब नहीं है। प्रोसीजर ओरिएंटेड, अच्छा पहला वाला है, इनकैप्सुलेशन रिफर्स टू द आर्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड आपका गिविंग अ सिंपल इंटरफेस। तो इनकैप्सुलेशन से क्या ऐसा होता है, तो यहाँ पर अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, जल्दी से बताएं। एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल, तो ये बात फॉल्स हो गई, एब्स्ट्रैक्शन होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, तो ये इसमें ट्रू लिखा है। तो आपको बता दें कि आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर एक एक लाइन कंपाइलर चेक करता हुआ और आपका प्रोग्राम को एंड कर देता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन ऊपर होते हैं और ऑब्जेक्ट फंक्शन की कॉलिंग नीचे से कर रहा होता है। जैसे मैं obj.input लिख दिया, तो यहाँ से जम करके आप ऊपर जाते हो, तो ये आपका बॉटम अप प्रोसेस ज्यादातर कही जाती है, और ये आपका टॉप डाउन, इसलिए ये सही है। जावा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये तो बात बिल्कुल सही है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद ओके, यहाँ पे हाइडिंग अ कॉम्प्लेक्सिटी एंड गिविंग अ सिंपल इंटरफेस इज कॉल्ड एन इनहेरिटेंस, तो ये भी अभी हम लोग ने एब्स्ट्रैक्शन जाना था, एब्स्ट्रैक्शन से हाइडिंग होता है। एब्स्ट्रैक्शन इज सेम एज इनकैप्सुलेशन, नो, एब्स्ट्रैक्शन डेटा को हाइड करता है किसी भी क्लास के अंदर, और इनकैप्सुलेशन क्लास का रूप है। यानी इनकैप्सुलेशन क्या था, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, किसी यूनिट में कोई डेटा मेंबर यानी वेरिएबल और उनसे रिलेटेड मेथड्स यानी फंक्शन बंद होते हैं, रैपिंग किए गए होते हैं, तो उसको हम उस यूनिट को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ये क्लास से संबंधित है, उसी क्लास के अंदर डेटा मेंबर या फंक्शंस को हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्लास फैक्ट्री। तो ऑब्जेक्ट को क्लास फैक्ट्री नहीं कहते, क्लास को ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री, एक क्लास के क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ओके, अ क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, नहीं, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है, ना कि क्लास एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है। अ क्लास इज अ मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट इनकैप्सुलेशन, बिल्कुल क्लास का रिलेशन इनकैप्सुलेशन से होता है, अभी डिस्कस किया था। उसके बाद जो है, डेटा मेंबर इन अ क्लास is used to represent a characteristics of an object, तो कोई भी क्लास होती है तो क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डेटा मेंबर कह रहे हैं, वो उस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनाए जाते हैं, फंक्शन यानी void input void compute, वो उस क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है और मेंबर फंक्शन उसके बिहेवियर को, इसलिए ये ट्रू है, सही है। A new operator is used to create an object, बिल्कुल सही बात है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम, गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। उसके बाद है, इट्स अ रूल टू हैव अ क्लास नेम बिगिनिंग इन कैपिटल लेटर, ये एक रूल है कि किसी भी क्लास का नाम रखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो no sir, it can be small, मतलब इट मे और मे नॉट, किसी भी क्लास का पहला लेटर, जो प्रीडिफाइंड क्लास होती है उनमें तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है, ये रूल है। लेकिन जो यूजर डिफाइन आप क्लास बनाते हो, जैसे क्लास का नाम XYZ रखा, तो जरूरी नहीं कि X को आप अपर केस में रखो। इस वजह से उसमें जो प्रीडिफाइंड क्लास है, जैसे आप स्कैनर लिखते हो तो S अपर केस होता है, सिस्टम लिखते हो तो S अपर केस होता है, स्ट्रिंग लिखते हो तो S अपर केस होता है, तो वो प्रीडिफाइंड में हो सकता है, लेकिन यूजर इनपुट में कोई जरूरी नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो गए आपके, अब फिल इन द ब्लैंक्स में जल्दी से बता दे रहा हूँ।
समझाते हुए। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे तो आपको ये अंदाजा रहना चाहिए। A dash is a template that binds together data member and member function। मतलब कौन सा ऐसा टेम्पलेट है जिसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों बाइंड होते हैं, यानी रैपिंग होते हैं। तो आपका आंसर हो गया क्लास। क्लास के ही अंदर दोनों डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद द वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट बता रही होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही होती है, स्टेट। तो यहाँ पर आपका स्टेट फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद द डैश ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ क्लास। यानी कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता है। तो आपका डॉट ऑपरेटर होता है, ओबीजे डॉट करके हम लोग इनपुट कॉल करते हैं ना। फिर द कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो आपका न्यू कीवर्ड होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी का स्पेस बनाता है। फिर द डिफॉल्ट एंड डैश एक्सेस मॉडिफायर is used with a class। तो क्लास के कोई भी क्लास हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए दो मॉडिफायर हैं, एक डिफॉल्ट होता है, एक पब्लिक होता है, जिससे आप क्लास को डिक्लेयर करते हो। फिर एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिटी विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। कोई भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी जो है तो उनकी दो चीजों से पहचानी जाती है। उसकी ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी यानी एक्सटर्नल फीचर्स, और कुछ उसका बिहेवियर होगा यानी इंटरनल फीचर्स। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल फीचर्स क्या है कि वो स्फेरिकल है, या वो येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, या वो शेप और कलर स्पेशली आता है। और जो बिहेवियर है वो काम कैसा करता है, तो वो जूसी है या वो आपका खट्टा सिट्रस होता है, तो ये उसका बिहेवियर है। ये मैंने लास्ट क्लास की उसमें बताया है। The value attributes of the characteristics of an object are called the state of an object। ठीक है, ये भी सही है, जबरदस्ती थोड़ा बनाया गया है। All the complexity of a program should be dash in a such a way so that dash obtained। तो यहाँ पे किसी भी क्लास की complexity of the class, इसको कम कैसे किया जा सकता है, इनकैप्सुलेशन के थ्रू, यानी कि क्लास के अंदर वेरिएबल और उनके मेथड्स को रखकर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जा सकता है, और डेटा को हाइड करके यानी एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके भी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जा सकता है। ये दो इसके आंसर हो गए। उसके बाद डैश अलाउज अस टू इनकम्पास the present class state and behavior into its child class। एक क्लास से दूसरे क्लास में यानी कि पेरेंट क्लास से और सब क्लास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भेजने का जो तरीका होता है वो आपका कौन सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का या उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स होता है, तो वो आपका इनहेरिटेंस होता है। उसके बाद है आपका पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। और पॉलीमॉर्फिज्म का जो रियल वर्ड है कि एक ही चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, किसी एक नाम की चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाते हैं और उनका वर्क जो होता है सारे फंक्शंस का अलग होता है, यानी रिप्रेजेंटेशन उनका अलग अलग होता है, लेकिन नाम सबके एक ही होते हैं। तो किसी एक ही चीज को कई फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में ये सारे आंसर छुपाए जाएंगे और फिर आपको अपनी तरफ से ही बताना होगा, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेगा। और अगली क्लास तो आपकी यहाँ पे पहले सब्जेक्टिव वाली रहेगी, यानी कि उसमें थ्योरी पूरी समझाई जाएगी नेक्स्ट टॉपिक की,
और फिर उसके अगली क्लास में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन रखे जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और आप लोग जो है ऐसे साथ देते रहिए। बाकी ये जितने बच्चे हो सके उनको जहां तक जिन बच्चों को नीड है इस चीज की उनको शेयर करते जरूर रहिएगा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट किया जाए। ओके सर, हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। Thank you so much.